माशाल्लाह कैसे हैं आप लोग। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम किसको स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो पीएचडी करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप नेट नहीं हैं या फिर नेट हैं, नेट जीआरएफ हैं, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। या फिर आप नेट नहीं हैं, आप डायरेक्ट एमएससी के थ्रू यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू आपने एडमिशन लिया है या एमफिल से एग्जेम्प्टेड होके एडमिशन लिया है, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप देती है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप देती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या स्कॉलरशिप देती है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात कि अगर आप नेट नहीं हैं, आप जीआरएफ नहीं है, आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो आप किस तरीके से और भी स्कॉलरशिप होती हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी पीएचडी में आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सीएसआईआर और यूजीसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को लगता है सीएसआईआर यूजीसी नेट एक ही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। सीएसआईआर नेट अलग है, यूजीसी नेट अलग है। सीएसआईआर अपनी अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूजीसी अपनी अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है। सीएसआईआर में जो साइंस के फील्ड हैं, स्पेशली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सीएसआईआर इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसमें अपनी फेलोशिप देता है। उसकी एज लिमिट होती है कि 28 साल। अगर आप 28 साल तक के हैं तो आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे सकते हैं। वही बात अगर यूजीसी नेट की कर लेते हैं, उसमें एज लिमिट 30 है, यानी कि 30 साल तक आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और यूजीसी नेट ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट, ऑल सारे सब्जेक्ट के लिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने नेट जीआरएफ निकाल दिया है तो हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो अगर आपका नेट जीआरएफ निकला है, अगर नेट लेक्चरशिप के लिए आपने दिया है एग्जाम, तो उसके लिए एज लिमिट कोई नहीं होती है, आप कब तक भी वो उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है अगर आपने जस्ट नेट एलआर के लिए निकाला है, लेक्चरशिप के लिए निकाला है। तो कि जिसने नेट जीआरएफ निकाला है उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि अगर आपने नेट जीआरएफ निकाला है देन आपको 31,000 स्कॉलरशिप मिलती है। आपका सारा चीज़ें लेके, कंटीजेंसी वगैरह लेके 31,000 पर मंथ मिलती है आपको। वहीं वो 3 साल के बाद वो प्रमोट हो जाती है, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाती है, तब आपको 35,000 पर मंथ मिलते हैं जब तक आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने लेक्चरशिप निकाला है, यानी कि जस्ट यूजीसी नेट निकाला है, उसके थ्रू उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया है, तो उनको क्या स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है यूजीसी की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उन्हें अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो उन्हें अलग तरीके से अप्लाई करना होता है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने डायरेक्ट आप आए हैं, यानी कि आप डायरेक्ट आपने एमएससी दिया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो उस केस में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। उस केस में यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है, जो कि 8,000 रुपये होती है, कि आपको 8,000 रुपये मिलती है यूनिवर्सिटी की। उसके बाद उसमें थोड़ी कंटीजेंसी और भी एचआर वगैरह मिला के वो 11,000 तक पहुंच जाती है, यानी कि 11,000 रुपये तक आपको पर मंथ मिलती है अगर आपने नेट नहीं निकाला है। तो उस कंडीशन में अगर आपने नेट यूजीसी आपने अगर जीआरएफ निकाला है देन आपकी बहुत अच्छी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं गेट की, यानी कि गेट के थ्रू हमें कैसे स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट गेट के थ्रू भी आते हैं। तो गेट के थ्रू अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम निकाला है, उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो एमटेक में एडमिशन लेते हैं गेट के थ्रू, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप एमटेक में जाते हैं। लेकिन आप गेट के थ्रू अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, गेट के थ्रू सिर्फ आप साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स में ही ले सकते हैं, सब ऑल में नहीं ले सकते हैं, यानी कि ये सबके लिए नहीं होता है, ये इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए ही होता है। तो अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं देन आपको वहाँ पे भी जितनी आपको नेट जीआरएफ में स्कॉलरशिप मिलती है उतनी ही आपको गेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि आपको 31,000 शुरू के 3 साल और बाद में आपकी ये प्रमोट होकर 35,000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं कि परसेंटेज यहाँ पे क्या मैटर करता है। अगर आपके पीजी में, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% है, तभी आप नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि पीएचडी का भी जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम देने के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए, वो भी 55% होता है। मैं जनरल की बात कर रही हूँ, और स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए थोड़ा सा उन्हें छूट दी जाती है, 5% की उनको छूट मिलती है, लेकिन जो जनरल वाले हैं उनको 55% होना कंपलसरी होता है। वहीं पे अगर आप गेट के थ्रू स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 60% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसी कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसी कंडीशन में आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जो गेट का आप एग्ज़ाम देंगे वो तभी आप फिल कर सकते हैं जब आपके 60% मार्क्स हों आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में।
चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। अगर हमारे पास गेट नहीं है, हमारे पास जीआरएफ नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप नहीं है, तो उसके सिवा क्या हमें और भी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप की। ये कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलती है, कुछ ही सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर आप अपने कॉलेज में, यानी कि आपने जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप वहाँ पे टॉपर हैं, यानी कि आपने वहाँ पे टॉप किया है, यानी कि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हाई हैं, उस केस में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन टॉप किया है तो। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके मार्क्स 70% से ऊपर होने चाहिए। माना कि आपने टॉप तो किया है लेकिन आपके मार्क्स 69% रह जाते हैं, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप ये नहीं मिलती है। और उसके बाद ये भी वहाँ पे मेंशन होता है, यानी ये भी क्राइटेरिया है कि अगर आपके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में 10 बच्चों से कम है, यानी कि आपकी क्लास में 10 बच्चों से कम है और आपने तब टॉप किया है और 70% से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। यानी कि आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आप अपने क्लास के टॉपर होने चाहिए, प्लस 10 स्टूडेंट से ज़्यादा होने चाहिए आपके क्लास में स्टूडेंट, तभी आप उस वहाँ पे टॉपर माने जाते हैं। तो इस स्टेज में आप ये वाली फेलोशिप ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है, लेकिन उसके लिए आपका टॉपर होना जरूरी है, प्लस 70% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप की। कुछ स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज मिलती हैं, जैसे कि नेशनल फेलोशिप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए मिलती है, कुछ ओबीसी के लिए मिलती है नेशनल फेलोशिप, कुछ ओबीसी के लिए मिलती है, प्लस कुछ एसटी के लिए मिलती है। यानी कि ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है। तो ये अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, आपने एनरोल कर लिया है, देन उस केस में आप इन स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। राजीव गांधी फेलोशिप भी है जो कि एससी कास्ट एससी के लिए होती है। तो आप अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैटेगरी फेलोशिप भी आपको 31,000 पर मंथ मिलती है और उसके बाद 3 साल बाद ये प्रमोट होकर 35,000 तक चली जाती है। उसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट फेलोशिप की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फेलोशिप की। यानी कि दो तरह की फेलोशिप होती है प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप होती है, ये अलग होती है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फेलोशिप की। तो उसमें यहाँ पे कंडीशन ये होता है, एक तो एग्ज़ाम कोई नहीं होता है, दूसरा यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन यहाँ की कंडीशन ये होती है कि आपको जब भी आपने पीएचडी के लिए एनरोल किया है उसके 14 महीने के अंदर आपको एक कंपनी ढूंढनी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी नैनो टेक्नोलॉजी पे या सोलर पे किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, अगर आप नैनो पे काम कर रहे हैं तो आप नैनो पे कोई ऐसा आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं जो कि उस कंपनी को भी फ़ायदा दे, यानी कि आपका रिसर्च उस कंपनी को भी फ़ायदा दे। तो आप अपना प्रपोजल उनको प्रेजेंट करते हैं, अगर उनको वो आपका प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो आपको हायर करते हैं। तो उस केस में आपको उन्हें बोलना पड़ता है कि आपने मेरा प्रपोजल लिया है तो इसलिए मैं ये चीज़ अपना ये प्रोजेक्ट ये प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के अंडर देना चाहता हूँ या देनी चाहती हूँ। उस कंडीशन में आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे दो तरह से फेलोशिप मिलती है। फर्स्ट, एक तो आपको डीएसटी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, यानी कि 31,000 आपको डीएसटी की तरफ से मिलेगी, प्लस आपको प्रोजेक्ट की तरफ से भी मिलेगी, यानी कि जो आपको इंडस्ट्री की तरफ से मिलेगी कि जो भी इंडस्ट्री ने आपको हायर किया है, यानी जिस कंपनी ने आपको हायर किया है वो भी आपको 31,000 फेलोशिप देगी। उसके बाद कंटीजेंसी या बाकी सारी चीज़ें मिला के 80,000 तक पहुंच जाती है। ये फेलोशिप आपको मंथली 80,000 तक मिलती है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेनिफिशियल रहती है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा देती हैं स्कॉलरशिप, जैसे कि शिवनादर है या फिर एमआईटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनका मुझे पता है, जहाँ तक कि 15,000 से लेकर 50-55,000 तक ये लोग स्कॉलरशिप देती हैं। तो आप अगर आपको इधर गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है तो आप प्राइवेट की तरफ भी देख सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी पीएचडी के डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपको और भी आपको बहुत सारी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर दे सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।